नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हमने अपने चैनल पर एक सर्वे किया था और जिस सर्वे में बसपा के बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता, उनके जो समर्थक है, सबने भाग लिया। और वह सर्वे क्या कहता है, यानी 2024 का लोकसभा चुनाव बहन मायावती जी को गठबंधन में लड़ना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए, ये पूरा रिपोर्ट इस वीडियो में खुलासा करने वाला हूं। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं इससे पहले बता दूं, कल 17 सितंबर एक खास दिन था हैदराबाद के लिए, क्योंकि हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। पूरा देश 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा के नाम पे मनाया और भाजपा के समर्थक, भक्तजन सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया। और कुछ लोगों ने सवाल भी किया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब नामांकन करते हैं चुनाव का, तो उसमें कोई और बर्थ डेट होता है, जो उनके डिग्री होती है सर्टिफिकेट, उसमें कोई और बर्थ डेट होता है। समझ में नहीं आता है कि उनका बर्थडे कब मनाया जाए। और रही बात ये कि पिछले बर्थडे पे उन्होंने इस देश को कुछ चीता ला कर दिए थे, जिसमें कई चीता मर भी चुका है। इस बार ना उन्होंने बाघ दिया, ना सिंह दिया, क्योंकि देश की जनता को रोजी रोटी की क्या जरूरत है, नौकरी क्यों चाहिए। चीता, बाघ, हाथी ये सब देते रहिए, फोटो खिंचवाते रहिए, कैमरा ऑन रहेगा और मीडिया आपके मुट्ठी में है, जैसे मर्जी वैसे ग्लैमरस फोटो छापते रहिए। देश की जो हालात बनी हुई है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। जो अडानी ग्रुप है वह शॉर्ट सेलिंग में व्यस्त है, और जितने भी अर्थशास्त्री, जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक्सपर्ट, उन्होंने कहा कि आपका पहला रिपोर्ट झूठ था। जो आपने जीडीपी बताया था उसमें 7% बता दिया था, जबकि देश का जीडीपी 4 या 4.5% तक है। ये हमने आकलन किया है। अब रही बात ये कि जब वित्त मंत्री जी से शॉर्ट सेलिंग के बारे में पूछा गया, जो अडानी समूह कर रही है, तो सीधे कहते हैं निर्मला सीतारमण जी, ये कॉमन सी बातें हैं, ये नॉर्मल सी बातें हैं, जबकि ये नॉर्मल बातें नहीं है। कारण कि सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को देसी भाषा में समझा देना चाहता हूं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। जब कंपनी की हालत खराब होती है, जब शेयर के रेट गिरते हैं, तो बड़े बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, यानी बिग प्लेयर, वह शॉर्ट सेलिंग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग का यह मतलब कि बड़े कीमत पर शेयर को खरीदना और कम कीमत पर बेचना। अब आपको आश्चर्य लगता होगा कि बड़े कीमत पर शेयर को खरीदेंगे और कम कीमत पर बेचेंगे तो नुकसान है, लेकिन ये नुकसान नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, 1 लाख शेयर खरीदिए 1 करोड़ का, और जब वह 50 का हो जाए तब आप बेचेंगे। तो इसमें पैसा नहीं देखा जाता, जिसे कि आपका 1 करोड़ रुपये जो है ब्रोकर जमा कर लेता है और आपको 1 लाख शेयर दे देता है 100 रुपये का। और जैसे ही 50 रुपये का वह शेयर होता है, आप क्या करते हैं कि उस शेयर को खरीद कर और ब्रोकर को दे देते हैं। तो आपने कितना लगाया, 50 लाख, और आपने लिखवा कितना रखा है, 1 करोड़। तो बीच का जो 50 लाख है वह आप अपने घर लेकर जा सकते हैं। कहने का मतलब यह कि ये भ्रष्टाचार का एक नया ट्रेंड है इस देश में, कि अडानी समूह को पता है कि उसकी कंपनी बर्बाद होने वाली है और अपना ही शेयर वह खरीदती है, हाई रेट पे खरीदती है, उधर जो है पैसे जमा करवा लेती है, और जब रेट गिरता है, उसको पता है कितने दिन में रेट गिरेगी, और तब कम कीमत पर उसको खरीद कर दे देती है। कहने का तात्पर्य है, सरकार और कॉरपोरेट दोनों इस काम में, इस धंधे में लगे हुए हैं, ताकि आम जनता को समझ में ना आए। उधर कांग्रेस पार्टी हैदराबाद पहुंच गई, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा सब पहुंच गए, पूरा कांग्रेस की वर्किंग कमेटी। अब वहां पर मंथन यह हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक नया ट्रेंड शुरू करे। हम कब तक जो है अपने महापुरुषों को याद दिला दिलाकर, यानी यह जो कांग्रेस पार्टी है, ये गांधी की सोच है, ये नेहरू जी ने बनाया, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की इतनी उपलब्धि थी, ये सब गिना गिना कर कितना दिन शासन करेंगे, और जनता इस चीज को पसंद नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया
कि आम आदमी पार्टी को किसी महापुरुष का उसमें जो है कोई योगदान नहीं दिया हुआ है, क्योंकि 2013 में पार्टी ही बनी और आज 2 राज्यों में पार्टी है। कहने का तात्पर्य देश की जनता जो है वह महापुरुषों को याद करके वोट नहीं देती है। तो कहने का मतलब यह कि आप जनता के लिए क्या ला रहे हैं, जब आप चुनाव जीतेंगे तो आम जनता को आप क्या देने वाले हैं, इसके ऊपर विचार होना चाहिए, ना कि अपने महापुरुषों को और इतिहास को बता बताकर आप वोट मांगिए। ठीक उसी तरह कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की नब्ज को पकड़ लिया। आजकल वो बिल्कुल भगवा रंग में रंगे हुए हैं। उन्होंने रैली भी रुकवा दिया था इंडिया गठबंधन का, क्योंकि इंडिया गठबंधन के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि आप एंटी सनातनी हैं और कमलनाथ बिल्कुल सनातनी बने हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि कांग्रेस फूक फूक कर चल रही है। अब यह खबर इसलिए बताना ज्यादा जरूरी है, हमारे चैनल पर बहुजन समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं। बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता भी होते हैं। क्या हमारा बसपा भी कुछ कांग्रेस से इस प्रकार की सीख ले? कब तक आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम, पेरियार फूले, इनकी फोटो लगा लगाकर, नीला गमछा दिखा दिखाकर इस आम जनता से कब तक वोट लेंगे? जनता आजिज आ चुकी है आपका ये गाना सुन सुनकर और ये इतिहास सुन सुनकर। आप कुछ बताइए, आप नया क्या करने वाले हैं? अगर बहुजन समाज पार्टी का शासन आ जाता है इस देश में, तो बहुजन समाज पार्टी क्या देने वाली है देश की जनता को? सबसे बड़ी बात यह है। और कोई नई चीज आपको आम जनता के बीच रखना होगा। इतिहास बता बताकर, अपने महापुरुषों का संघर्ष बता बताकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। यह कांग्रेस ने संदेश दे दिया है। आप सामने देख लीजिए, 1980 में भाजपा का निर्माण हुआ, 1984 में DS4 को खत्म करके बसपा का निर्माण हुआ। आज बसपा 10 सांसद पर है, राज्यों में 1 विधायक आता है और भाजपा पूरे देश में छा गया। चाहे झूठ ही सही, लेकिन वह झूठ काफी ग्लैमरस है भाजपा का, और उस झूठ पर जनता वोट देती है। बहुजन समाज के जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, हमने देखा है, पाया है, केवल बसपा ही नहीं, आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया है चंद्रशेखर आजाद, यह भी उसी ट्रेंड पर 8-10 महापुरुषों की फोटो लगाकर, नीला गमछा लगाकर, हम अंबेडकरवादी हैं, हम मान्यवर काशीराम के मानने वाले हैं, हमारे पास ज्योतिबा फूले हैं, पेरियार स्वामीनाथन हैं, और इस तरह का बिरसा मुंडा का फोटो दिखाकर आम जनता को कितना दिन भ्रमित कर सकते हैं? आप बताइए चंद्रशेखर जी कि अगर आपका शासन आएगा, चंद्रशेखर आजाद रावण अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो क्या बहुजन समाज के लोगों की व्यवस्था जो स्थिति है वो बदलेगी? और बदलेगी तो कैसे बदलेगी? इसके ऊपर प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा, आम जनता को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर रही है। हैदराबाद में जो मीटिंग हुई, पूरे के पूरे कांग्रेसी नेता यह समझ चुके कि कर्नाटक में जो हमने जीत हासिल किया, भारी बहुमत से हासिल किया है, वह हमारे इतिहास और ये महापुरुषों की देन नहीं है, उनके नाम पर वोट नहीं आया है। जो हम कहते हैं कि बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम ट्रांसपोर्टिंग देंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, जहां ग्रेजुएशन की कॉलेज है वहां PG खुलवा देंगे, बहुत सारी योजनाएं हैं। जैसे कि राजस्थान में इन्होंने महंगाई राहत कैंप बनवाई। तो ये रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि आज की तारीख में आम जनता को क्या जरूरत है, और आम जनता के जरूरत के हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि जनता क्या पसंद कर रही है। और जनता जब आपको पसंद करेगी तो सत्ता तक पहुंचा देगी, क्योंकि ये सीढ़ियां जो है ये आम जनता ही तो है सत्ता तक पहुंचने का। अब रही बात ये कि जो हमने सर्वे रिपोर्ट रखा अपने चैनल पर कि बहुजन समाज पार्टी को जो है अकेले चुनाव लड़ना चाहिए अथवा गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, तो इसमें जो आम जनता की राय आई है, बहुत सारे लोग तो सीधे कहते हैं कि बहन जी का जो फैसला होगा सर्वोपरि है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 2019 में जो है जब इन्होंने गठबंधन किया था तो 10 सीट आई थी, 2014 में ये अकेले लड़े थे तो जो है इनको मतलब 0 सीट आई थी। इस तरह के भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। लेकिन कितने % लोगों ने 2024 का जो है
चुनाव में बहन मायावती जी गठबंधन में लड़े या अकेले लड़े, कितने % लोगों ने कहा है ये मैं आपको बताने वाला हूं जस्ट। लेकिन लड़ना है गठबंधन में अथवा अकेले, या हम नहीं मानते, हम तो यह मानते हैं कि जब भी चुनाव लड़ना है बसपा को तो युद्ध स्तर पर लड़ना है, औपचारिकता पूरा करने से, चाहे आप गठबंधन में लड़ ले अथवा अकेले लड़ ले। अरे 5 से 10 हो जाएंगे, 10 से 11 हो जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा गठबंधन कर लेते हैं तो 4 को मिला लेते हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ी खासियत जो हमने पाई है पिछले 15-20 सालों के इलेक्शन कैंपेन में, बहुजन समाज पार्टी न घोषणा पत्र जारी करती है, ना अपने समर्थकों को, अपने कैडरों को, अपने मतदाताओं को कुछ ऐसा ड्रीम दिखाती है कि अगर बसपा शासन में आएगी तो उनका बदलाव क्या होगा। मैं उन दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपने बेस्ट कमेंट्स दिया है। रमेश चंद्रा जी हैं जिनका कमेंट्स में पढ़ रहा था, और बहुत सारे लोगों ने रिस्पेक्टली कह दिया कि बहन जी का जो फैसला है वो सर्वोपरि है। 36% लोगों ने बताया है कि बहन मायावती जी को गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, और 64% लोगों का मानना यह है कि बहन मायावती जी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उसमें किसी भी कमेंट्स में ऐसा नहीं कहा गया कि बहन मायावती जी जब चुनाव लड़ती हैं तो उसमें ताकत की कमी होती है, उम्मीदवारों के सिलेक्शन में गलतियां होती है, और बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होती है। बहन मायावती जी को आम जनता के बीच आना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो हेलीकॉप्टर बुक करती है, तो आम जनता क्या होता है कि नेताओं को देखने नहीं आती है, वो हेलीकॉप्टर देखने आ जाती है, बड़ी भीड़ होती है। ऐसे बहन मायावती जी मास लीडर है, वो हेलीकॉप्टर से आए अथवा कार से आए, लाखों की भीड़ तो लगनी ही लगनी है। लेकिन बहन मायावती जी को भी चाहिए कि कम से कम 10-12 मैदान पहले से बुक हो और हर मैदान में वो पहुंचे और बाकी पार्टियों को ये दिखा दे कि बसपा भी इस बार ताकत से चुनाव लड़ रही है। जाहिर सी बात है रिजल्ट में फर्क आ जाएगा। अब रही बात ये कि जिस तरह से कांग्रेस अपना ट्रेंड बदल रही है, बहुजन समाज पार्टी को भी अपना ट्रेंड बदलना होगा। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज की भी बात करती है, जहां जायज होता है वहां जायज करती है, जहां नाजायज चल रहा है सीधे बोल देती है बहन मायावती ये नाजायज है। जब आप सब कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी सी पार्टी को ग्लैमरस बनाएं, आम जनता के मनो अनुकूल बनाएं। जनता जो चाहती है कि अगर बसपा का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का होगा तो क्या क्या सुधार होगा, क्या ये जितने भी सांड छुटे हुए हैं उत्तर प्रदेश में उस पर लगाम लगा लेगी बसपा। जो सड़क की हालत बनी हुई है क्या बसपा उसको जो है ठीक कर लेगी। ये सब घोषणा पत्र है, और यह घोषणा पत्र जो ऐसी बातें संविधान में नहीं होती। संविधान में केवल अधिकार की बातें होती है और कर्तव्य की। बार बार यह कहकर पीछा छुटा लेना बहन मायावती जी के द्वारा अथवा बसपा के नेताओं के द्वारा कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, तो संविधान में यह नहीं कहीं लिखा हुआ है कि सरकार जो है आम जनता के लिए कौन कौन सा चौक चौराहा बनाएगी, कितने सामुदायिक भवन बनाएगी, कितने मकान बनाएगी। सरकार की जिम्मेदारी बता दी है, और वह भी एक कॉमन तरीके से जो जनरेशन बदलता गया। और रही बात ये कि संविधान बने हुए 60-70 साल हो गए, काफी सारा बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, और उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस तरह से आम आदमी पार्टी मात्र 10 वर्षों में 2 राज्य में छा गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई और इंडिया गठबंधन में अपने आप को मजबूत दावेदार मानती है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। बहुजन समाज की ये ताकत है। बहन मायावती जी के तरफ से अथवा बसपा के तरफ से ऐसा कोई नया एफर्ट नहीं किया गया इस बदलते युग में कि बसपा को लगे कि बसपा में नयापन आ गया है। आप जब तक घोषणा पत्र जारी नहीं करेंगे, जनता की जो आजकल समस्याएं हैं उन समस्याओं के ऊपर अगर आप बात नहीं करेंगे, वही पुराने इतिहास पुराने महापुरुष को लेकर चलेंगे, हक अधिकार की बात करेंगे। आज आपके बच्चे यूनिवर्सिटी में धक्के खा रहे हैं, उनको सही जगह नहीं मिलती है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता है। क्यों?
इसके ऊपर बसपा कुछ करने वाली है? बहुत सारे जगह कट ऑफ का मामला है, बहुत सारे जगह एडमिशन का मामला है। जो सरकारी स्कूल है जहां बहुजन समाज के बच्चे पढ़ते हैं उसकी हालत जर्जर है, स्कूल की व्यवस्था खराब है। क्या बहुजन समाज पार्टी इसके ऊपर उंगलियां उठाएगी? और जब तक ये सारी बातें नहीं होगी तो बैनर के पीछे 4 महापुरुषों का फोटो लगाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। जनता लेटेस्ट मांग रही है और इस तरह से कांग्रेस पार्टी इस बात को बखूबी समझ गई है कि जब तक कुछ नया नहीं करेंगे, गांधी, नेहरू, सरदार पटेल इनकी बात करके, स्वर्गीय राजीव गांधी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात करके हम चुनाव नहीं जीत सकते। आज का जो न्यू जनरेशन है जिसकी उम्र 18-20 की है, जो नया नया मतदाता हुआ है, उनको क्या मतलब कि गांधी कौन थे और नेहरू कौन थे, उनका इतिहास में पढ़ लिया, उनके सारी कहानियां सुनाना उन बच्चों को नहीं मालूम और वो बच्चे पसंद भी नहीं करते। बच्चे ये चाहते हैं आप अगर सत्ता में आओगे, शासन में आओगे, आप हमारे लिए क्या करोगे। और ये बात बहुजन समाज पार्टी के ऊपर भी लागू होती है। अब हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं आज पार्लियामेंट में क्या होने वाला है। 4 बिल पास कराने के लिए स्पेशल सत्र रखा गया। 4 बिल में सबसे जो महत्वपूर्ण है चुनाव आयोग यानी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो फरवरी में रिटायर कर जाएंगे और जो लोकसभा का चुनाव होगा वह मार्च में नोटिफिकेशन आएगा अथवा अप्रैल में, क्योंकि मई तक जो है सारा प्रक्रिया संपन्न हो जाएगा। अब जो नए चुनाव आयुक्त आएंगे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो है मन की तरह काम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि चुनाव आयुक्त अगर मुट्ठी में हो तो एक फायदा होता है, जहां जहां भाजपा का जो है वर्चस्व है, जहां जहां मतदाता है, जहां 100% जीतने की गारंटी है, वहां चुनाव की तिथियां पहले कर दी जाएगी, बिल्कुल सरकार से पूछकर। जहां जहां भाजपा को वोट नहीं मिलेगा उसकी तिथियां सबसे लास्ट में कर दी जाएगी, क्योंकि पूरे देश का चुनाव होना है और जाहिर सी बात है 7-8 चरण में होगा। तो जो पहला चरण उत्तर प्रदेश में होना चाहिए जहां पे योगी सरकार है, भाजपा को वोट मिलेंगे। यानी जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, जहां जहां भाजपा को वोट मिलने की पूरी संभावना है, तो चुनाव आयुक्त उनके मन मुताबिक पहले उनको पहले चरण में रख देंगे और जहां जहां वो चुनाव हारेंगे तो लास्ट में उनको रख दिया जाएगा। इस तरह से चुनाव आयुक्त मैनेज होते हैं। अब रही बात ये कि जो अनूप पांडे हैं, ये इनकी जो रिटायरमेंट है फरवरी में, तो इससे पहले एक बिल पास कर लिया जाए। और बिल में क्या है सबसे बड़ी समस्या कि पहले चुनाव आयुक्त जो होते थे एक संवैधानिक पद था और इनके अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का संलिप्तता होती थी। एक विपक्ष के नेता होते थे, एक प्रधानमंत्री जी होते थे। अब जो है प्रधानमंत्री जी जो बिल ला रहे हैं उस बिल में चुनाव आयुक्त का स्तर संवैधानिक पद जैसा नहीं रह गया, एक कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह बना दिया गया है। यानी चुनाव आयुक्त ऊंची आवाज में किसी को आदेश भी नहीं दे सकता है, किसी को बोल भी नहीं सकता, बिल्कुल भींगी बिल्ली की तरह हाथ जोड़े हुए सरकार के सामने खड़ा रहेगा। ये हालात बनाया जा रहा है और इसी को बनाने की प्रक्रिया है। अब इसको बिल के जरिए जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अड़ गए तो बिल के जरिए संसद में पास करवाकर और ये चाहते हैं कि चुनाव आयुक्त अपने मुट्ठी में रहे। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्होंने बिल में ये रखा है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे वो इनको नियुक्त करेंगे, उनकी प्रक्रिया होगी, पहले जो है लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें वो सिलेक्शन करेंगे। और कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? जो एक्सटेंशन पर है, यानी भाजपा सरकार के रहमो करम पर जिनको रिटायर होना था उनको 1-2 साल का एक्सटेंशन मिल गया, तो जाहिर सी बात है वो उसी को चुनेंगे जिसको भाजपा चाहेगी, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो इस तरह से पूरा का पूरा बेईमानी का चिट्ठा लेकर आज पार्लियामेंट में भाजपा खड़ी रहेगी। कुल मिलाकर 4 बिल पेश करने के लिए स्पेशल सत्र बुलाया गया है, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन में बहुत सारे नेताओं से पूछा गया, जिसके अध्यक्ष है कमेटी के रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं। इसमें बहुत सारे जगह से ये रिपोर्ट आई कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक कल्पना मात्र है, क्योंकि आप चाहते हैं सांसद और विधायक को एक साथ चुनाव लड़वाना,
यहाँ तो निकाय का भी चुनाव होता है, प्रधानी का भी चुनाव होता है, नगर निगम का भी चुनाव होता है। तो ये कल्पना मात्र रह जाएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी किसी तरह चाहते हैं कि राज्य में विधानसभा और देश में लोकसभा, इसके ऊपर हम काबिज रहें, बाकी लोग मरते जीते रहे, कि इससे कोई लेना देना है नहीं। कहने का तात्पर्य है, लेकिन जो विपक्ष की पार्टियां हैं वह अलर्ट मोड में है। वो ये चाहती है कि जो चुनाव आयुक्त है वो काफी मजबूत हो, दबंग हो, उनके पास इतनी ताकत हो, इनकी इतनी पावर हो कि वह हरका के रख सके राजनीतिक दलों को, सरकार के सामने घुटने ना टेके। और जाहिर सी बात है, जो सरकार उसे नियुक्त करती है, जो सरकार उसे आदेश देगी, उसको चुनाव आयुक्त कैसे आदेश दे सकती है? क्योंकि एडीआर की जो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो वहां पे मांग की गई, उससे चुनाव आयुक्त और चुनाव की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा है। वो कहते हैं कि आप जो वीवीपैट का जो पर्ची है वो कम से कम बाद में दिखा तो दीजिए। आप काउंटिंग कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं, लेकिन बाद में वीवीपैट के जरिए तो आप बता तो दीजिए कि सब कुछ सही था। और इसमें वो कहते हैं चुनाव आयुक्त कि फिर तो हम बैलेट पेपर के युग में चले जाएंगे, यानी ईवीएम भरोसे के लायक नहीं है, आम राजनीतिक दलों का मानना है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि अपनी सुविधा के लिए भाजपा स्पेशल सत्र बुलाई है, चुनाव आयुक्त को बिल्कुल मुट्ठी में करना चाहती है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सब कुछ इनके मुट्ठी में था। आपको मैं बता दूं कि सीबीआई जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, पहले ये दिल्ली पुलिस एक्ट के अंदर आती थी, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो जो 2-4 मतलब डिपार्टमेंट है, विभाग है, जैसे कि आपका सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इनकम टैक्स होगा, संविधान से इनके कोई लेना देना नहीं, संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक पद और संवैधानिक संस्था जो है वो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग, जिसमें 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और 1 मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब तीनों अगर सरकार के मुट्ठी में आ जाएं तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि देश का इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा? ले देकर लोकतंत्र खतरे में है, यह विपक्ष के नेताओं का कहना है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।